चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज एलएलपी का क्विक रिवीजन। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि एलएलपी का मतलब क्या था। सर एलएलपी मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के फीचर आ जाते हैं। दोनों कैसे आ जाते हैं? कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर आ जाता है, पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट आ जाता है। एक एलएलपी के अंदर सर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर किसी भी समय एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की संख्या 2 से कम होती है तो ऐसे केस में जो सोल पार्टनर है उसके पास 6 महीने का समय है कि वो 6 महीने में किसी दूसरे पार्टनर को ऐड कर ले। अगर वो विद इन 6 मंथ न्यू पार्टनर को नहीं लाता है तो ऐसे केस में तो सोल पार्टनर जो बचा है वो सोल पार्टनर पर्सनली लाइबल अनलिमिटेड लाइबल हो जाएगा। वैसे तो एलएलपी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर अगर सोल पार्टनर से आप एलएलपी कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे केसेस में लाइबिलिटी जो है वो पार्टनर की अनलिमिटेड हो जाएगी। इसके अलावा हर एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, वैसे ही एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो एलएलपी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर किसी कंपनी के अंदर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स पार्टनर्स हैं तो ऐसे केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करते हैं कि हमारी तरफ से ये पर्सन जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के अंदर बनेगा। इसके बाद अगर आपको एलएलपी बनानी है तो एलएलपी बनाने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसका नाम होता है FILLIP, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिलिप ना बोले, इसे क्या बोलेंगे? FILLIP। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि सर जो FILLIP फॉर्म होता है इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट जाते हैं वो डॉक्यूमेंट है सबसे पहला प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की आइडेंटिटी प्रूफ और उनका एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ हमें बताना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन शीट बतानी पड़ेगी कौन कौन पार्टनर्स बनना चाहते हैं, और इसके अलावा आपको एक डिटेल देनी पड़ेगी, डिटेल्स ऑफ एलएलपी और कंपनी इन विच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब जिसे आप कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं वो क्या किसी दूसरी कंपनी या एलएलपी के अंदर पार्टनर या फिर डायरेक्टर है क्या? अगर हाँ तो उन कंपनी या एलएलपी की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है, आप एक बात देखिए, जो एलएलपी का फॉर्म हमने पढ़ा FILLIP, उसमें हमने एलएलपी एग्रीमेंट अटैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी को फाइल करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर। तो इनकॉर्पोरेशन हो गया एक बार, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट फाइल कर दीजिए। एलएलपी एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि एलएलपी किस तरीके से गवर्न होगी, एलएलपी कैसे ऑपरेट होगी। अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपने एलएलपी एग्रीमेंट फाइल नहीं किया तो ऐसे केसेस में एलएलपी 2008 का फर्स्ट शेड्यूल जो है वो अप्लीकेबल हो जाता है। सर फर्स्ट शेड्यूल के अप्लीकेबल होने से हो क्या जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं कि एलएलपी कैसे गवर्न होगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सभी का इक्वल शेयर हो जाएगा, कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा। अगर एलएलपी ने फ्रॉड किया है तो एलएलपी पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करेगी, पार्टनर्स ने फ्रॉड किया है तो वो एलएलपी को इंडेमनिफाई करेंगे, विड्रॉल किस तरीके से होगा, ये सारी बातें फर्स्ट शेड्यूल करेगी। इसका मतलब क्या है? या तो आप हमें एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू बता दीजिए कि एलएलपी कैसे चलेगी, आपने नहीं बताया तो फिर हम फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू बताएंगे कि एलएलपी कैसे चलेगी। इसके अलावा एक सेक्शन नंबर 31 आता है जिसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट विसल ब्लोइंग का। सर विसल ब्लोइंग का मतलब क्या? जो एलएलपी है उसके अंदर अगर चीजें सही से नहीं चल रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, किसी एम्प्लॉय, किसी को भी डिसीव करने की कोशिश की जा रही है, किसी को भी धोखा कर देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे केसेस में एलएलपी का कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय जा करके रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को अगर इंफॉर्मेशन दे देता है कि सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गलत चल रहा है, ये फ्रॉड चल रहा है, तो ऐसे केस में इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग करना। अगर कोई भी एम्प्लॉय या पार्टनर विसल ब्लोइंग करता है तो ऐसे केसेस में जो अथॉरिटी होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से अथॉरिटी प्रोटेक्ट करती है? कि जिस भी पर्सन ने काम की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटी को दी है उस पर्सन को डिमोट नहीं किया जा सकता, थ्रेटन नहीं किया जा सकता, हैरेस नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सारे वो प्रोटेक्शंस हैं जो एक्ट हमें प्रोवाइड करवाता है, किसे? विसल ब्लोअर्स को। इसके बाद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स आते हैं एलएलपी के। हर एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के साथ-साथ हर एलएलपी को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, जिसे फॉर्म नंबर 8 के अंदर फाइल किया जाता है। ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर तक इसे प्रिपेयर किया जाता है और अगले 30 दिनों के अंदर-अंदर मतलब 30th अक्टूबर तक इसे फाइल किया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8 प्रिपेयर किया 30th सितंबर तक, फाइल किया विद इन 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज दैट इज 30th अक्टूबर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के अलावा एक एनुअल रिटर्न भी होता है जो एलएलपी को फाइल करना होता है, उसका होता है फॉर्म नंबर 11 और वो फाइल किया जाता है विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके अगले 60 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 11 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात कि एलएलपी के ऊपर क्या ऑडिट मैंडेटरी होता है। तो एलएलपी के ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। एलएलपी को ऑडिट कब कराना पड़ता है, जब उसका टर्नओवर 40 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाए या कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाए। दोनों में से एक भी चीज अगर क्रॉस होती है तो ऐसे केसेस में एलएलपी के ऊपर ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। अगर ऑडिट मैंडेटरी हुआ तो फिर एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के पास जाकर के अपना एलएलपी का ऑडिट करवाएं। चाहे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वॉलेंटरी तरीके से भी अपने एलएलपी का ऑडिट करवा सकते हैं बिना टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन की थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए हुए। तो ये बात कर ली हम लोगों ने पूरे चैप्टर नंबर 3 दैट इज एलएलपी के बारे में। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।